Hello, Namaskar, and good morning. This is Ashok Bose, and you're watching my channel Beyond 61. और जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है और मेरे पिछले वीडियो एथिक्स एंड लीडरशिप के बारे में जब मैंने बताया था तो उसी में अंत में मैंने ये बता दिया था कि मैं सिक्योरिटी विजिलेंस और इंटेलिजेंस के बारे में भी बात करूँगा। तो आज उसी कंटेंट को लेके आया हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में बात करूं क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो हिंदी भाषी हैं। तो जिस कारण से पिछले वीडियो में बिल्कुल अंग्रेजी बोला था तो कई लोगों ने सलाह दिया है कि हिंदी का भी प्रयोग किया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा। बीच बीच में अंग्रेजी भी आएगा ज़रूर। तो आज का टॉपिक है सिक्योरिटी विजिलेंस, इंटेलिजेंस एज वेल एज एस्पायोनेज। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें तो इससे पहले हमें ये पहले एग्री कर लेना चाहिए कि ये जो कंसेप्ट और थियोरी है ख़ास तौर पे सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के ऊपर, ये ऑलरेडी प्रैक्टिस पे था और ये बड़े बड़े पैमाने पे, बड़े भारी पैमाने पे हमारे पुरातन समय में यानी कि एंशियंट टाइम में इसको जो है अध्ययन किया जाता था, इसके ऊपर चर्चा होती थी, इस विषय को जो है प्रैक्टिस किया जाता था। और जब मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिस किया जाता था तो ये प्रैक्टिस कैसे होता था और किसने किया वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि हमारे उन थियोरीज को, उन कंसेप्ट को, जैसे कि वेद, वेदांता, इनको लेकर के कई सारे अनुसंधान हुए विदेश में और उसके बाद उसी टेक्नोलॉजी को, उसी साइंस को ये वापस लौटा दिया हमें, ये कह करके कि ये जो है फॉरेन में टेक्नोलॉजी बना है, जबकि ये लिया गया है यहीं से। तो व्हेन आई से दैट वी आर एक्चुअली बोरोइंग समथिंग विच इज इम्पोर्टेड बट दे आर प्रैक्टिकली नॉट इम्पोर्टेड, बिकॉज ये हमारे पास पहले से ही प्रैक्टिस में था। इसका मतलब यह है कि हमने इसका ऑलरेडी डिस्कवरी कर लिया था और इसका अनुसंधान करके इसको प्रैक्टिस में भी लाते थे। और आज हम बड़े गर्व से बोलते हैं कि आई हैव अ फॉरेन सर्टिफिकेशन, रादर एन इम्पोर्टेड सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ फॉरेन इंस्टीट्यूट, whereas these are the concepts which were being practiced in India itself. तो आइए आगे बात करते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए ये बात भी बता देता हूं कि आई डू नॉट मीन टू डीमीन एनीवन और ट्राइंग टू आई मीन ह्यूमिलिएट एनीवन, बट जो चीज़ हमारा था वो हमारा है और इसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। तो मेरे इस कथन को जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मौर्य के काल थे, मतलब मौर्यन रूल ऑफ द मगध एम्पायर, मगध के एम्परर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जिस समय राजगद्दी पे बैठे थे, यानी कि चाणक्य ने इनको जब बिठाया था तो इनका जो है उम्र बहुत कम था और कम होने के कारण इनके पास एक्सपीरियंस की कमी थी और इनको शासन भी करना था। तो इनको मजबूत बनाने के लिए तो सबसे पहला काम जो चाणक्य ने किया वो यह है कि उन्होंने अपने आर्मी को बहुत मजबूत किया। और आर्मी का जो काम था वो सिक्योरिटी भी था, यानी कि फिजिकल सिक्योरिटी, प्रहरी होते थे। इसके अलावा इंटेलिजेंस, विजिलेंस एंड एस्पायोनेज। और ये उस समय राजा को मजबूत करने के लिए इस आर्मी को तैयार किया गया था और इनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत भारी पैमाने पे उन्होंने चेक करने के बाद, ट्रेन करने के बाद ही इनको तैनाती दी गई थी। तो आइए बढ़ते हैं कि चाणक्य के व्यूज क्या हैं, सोच क्या है ऑन सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, विजिलेंस एटसेट्रा। तो चाणक्य हैड a different vision altogether which was first of its kind। इस बात को हम झुटला नहीं सकते क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने सोचा था ये उस समय यानी कि 4 शताब्दी में BCE 4 उस समय
इन्होंने इंटेलिजेंस की भी बात की, एस्पायनेज की भी बात की और विजिलेंस की भी बात की एंड स्पाई के बारे में भी बात किया। एस्पायनेज यानी कि स्पाई। चाणक्य ने दो किस्म का या दो तरीके का अपना आर्मी बनाया था। एक तो जो है विजिबल है, जो प्रहरी के रूप में या सेना के रूप में जो दिखते थे, और एक होता था इनविजिबल। और ये दोनों ही तरह का काम करते थे और ये दोनों जो है बड़े प्रोसेस ड्रिवन होते थे। और इनको जो है पहली मर्तबा चाणक्य ने इतिहास के अंदर इसको रचा था और इसको प्रैक्टिस में लाया था। और ये बड़े इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से और रिजल्ट ओरिएंटेड होते थे। तो आइए देखते हैं कि चाणक्य जो है, जो कि मास्टरमाइंड है इन सब चीज़ों का, और इस कंसेप्ट, एक्टिविटी या टैक्टिक्स को किस तरीके से काम में लाते थे। तो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोला जा सकता है, जो कि आज के डेट में बिल्कुल इंडिस्पेंसेबल है। तो वो इंडिस्पेंसेबल चीज़ें क्या है? तो पहला तो ये है कि उनका जो रिक्रूटमेंट एंड सोर्सिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो ये जो पैटर्न है ये बड़े कवर्ड तरीके से होता था। और इसको जो है ग्राउंड में कवर्ड ऑपरेशन करने से पहले इनका जो चयन होता था, यानी कि उस समय, उस काल में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस और जो कुछ भी इनको सिलेक्शन के पहले करते थे वो जो है सीरीज ऑफ टेस्ट के जरिए ही करते थे। जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ये लेवल एक एक पार करते हैं आज हम। तो उस समय चाणक्य के काल में भी इसी तरीके का एक माहौल होता था। और चाणक्य वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एंड ही एडवाइज द किंग कि जो है 7 लेवल के पैरामीटर्स होने चाहिए और 7 किस्म के टेस्ट होने चाहिए, जो कि आधारित हो सिर्फ देश तथा राजा के, द लॉयल्टी टूवर्ड्स किंग एंड हिज एंड द मदरलैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पैरामीटर के ऊपर 7 टेस्ट परीक्षाएं देनी पड़ती थी एक कैंडिडेट को, तब जाकर के वो सिक्योरिटी या विजिलेंस को भर्ती हो सकता था, इस डिपार्टमेंट में भर्ती हो सकता था। और इसके बाद कवर्ट ऑपरेशन। कवर्ट ऑपरेशन वो क्या है? तो कवर्ट ऑपरेशन बिल्कुल पहली मर्तबा चाणक्य के काल में ही हुआ है, यानी कि मौर्य डायनास्टी के दौरान ही शुरू हुआ है। और इनको जो है एग्जीक्यूट करते थे कई प्रकार के कामों के लिए। कवर्ट ऑपरेशन एक तो होता है कि मतलब असैसिनेशन के लिए करते थे, बाहर जाकर के दूसरे देश में वो असैसिनेट करते थे, तो असैसिनेशन के लिए भी काम करते थे। और उसका तरीका कई होते थे, पॉइजनिंग भी करते थे एनिमी को। ये पहली मर्तबा हुआ है, तो इतिहास में लिखा हुआ है। और चाणक्य ने शुरू किया था इस बात को, दुश्मन को नहीं छोड़ना है। इसके बाद स्पाई नेटवर्किंग। स्पाई नेटवर्किंग या एस्पायनेज, ये भी पहली मर्तबा चाणक्य ने ही इंट्रोड्यूस किया है। और इसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग थ्रू इन्फॉर्मर्स, और उसके बाद नेटवर्क, एक जाल बिछा देना। ये सब क्यों जरूरी था? ये इसलिए जरूरी था कुछ होने से पहले ही पता लग जाए और एक प्रोएक्टिव एक्शन ले लिया जाए। तो जहां कहीं भी जो भी व्यक्ति सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस या विजिलेंस या इन्वेस्टिगेशन में काम कर रहे हैं, उनको सबसे पहले तो अपने इन्फॉर्मर्स तैयार रखने पड़ेंगे। उनको सबसे पहले ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि वो जो है बैकअप के तौर पे उन लोगों को, जो कि उनको खबर दे पहले से ही कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो दिस इज प्रोएक्टिव एक्शन, कि यदि होने वाला है तो ना हो। तो ये प्रोएक्टिव एक्शन के लिए बहुत काम करता था। और ये जो है इन्फॉर्मर्स कहां से लाते थे? देखिए, ये भी एक विचित्र बात है कि उस समय उनके दिमाग में ये चला कि खबर कौन देगा? खबरी जो है वो तो होंगे, लेकिन खबर देगा कौन? तो जो सबसे ज्यादा पब्लिक के बीच में है, जो दूर दराज हैं, क्योंकि यदि राजा अपने राज सिंहासन पर बैठा है तो वो तो राजमहल में है, लेकिन
उनकी जो टेरिटरी है वो काफ़ी दूर दराज फैला हुआ है। तो वहाँ से खबर कैसे पहुँचेगा? तो वो किस तरीके से होता था? थ्रू दी टेम्पल्स, थ्रू दी प्रीस्ट, यानी कि मंदिरों से, मंदिर के पुजारी से, और मंदिर के पुजारी के अलावा जो है भेड़ बकरियां चराने वाले जो दूर गरड़िया, यानी कि काउहर्ड्स, शेफर्ड्स, ये चाहते थे सरहद पे, और सरहद पे जो गतिविधि है और वो उसको बताते थे, और वही खबरी होते थे। और इनको जो है इसके अलावा ऐसे भी होते थे कि कुछ साधु इस तरीके से होते थे जो अपने पत्नी के साथ दूर दराज प्रवचन के लिए जाते थे, तो वो भी खबर देते थे। और इसके अलावा विलेज हेड, जो गांव के मुखिया होते थे, जो गांव का प्रधान होता था, और गांव के प्रधान के अलावा कुछ ऐसे भी बिजनेसमैन हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, जो इस एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो वो भी खबर जुटा करके यहां बताते थे। और उन्होंने सिर्फ बाहर का खबर नहीं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी काइंड ऑफ मैलिफिक मोटिव्स और इंटेंट्स ऑफ द एनिमी टू डू समथिंग अगेंस्ट द किंग। इसके बाद इनके गुप्तचरों में कौन होते थे? बड़ा विचित्र है, लेकिन मानना पड़ेगा। थीव्स एंड ठग्स एंड प्रिजनर्स। अब बताइए कि चोर उचक्के और जो है जो प्रिजनर्स है, कैदी हैं, उनके जरिए भी उन्हें छोड़ दिया जाता था। उन्हें छोड़ दिया जाता था। और क्यों छोड़ दिया जाता था? क्योंकि ये वही चोर है, ये वही उचक्के हैं, यानी कि ठग्स हैं, जो कि जानते थे कि किस बिजनेसमैन के पास या किस धनवान व्यक्ति के पास कितना धन है और उसने संचय कर रखा है और उसी के घर में चोरी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आम लोगों से ज्यादा पता चोरों को पता होता है, और वो अपने बुद्धि लगाते हैं। और उस समय, उस काल में इनको क्यों लगाते थे काम पे? क्योंकि इनके पास एक बड़ा अद्भुत कला होता था, और ये कला है, ये किसी भी इमारत या महल के ऊपर बहुत ऊंचे हाइट पे ये चढ़ने का एक कला रखते थे, और उसके बाद सेंध भी लगाते थे, और उसके बाद ये अचानक से घुस करके काम करके वापस लौटते थे, यानी चोरी करके वापस लौटते थे। तो ये भी उनके खबरी हुआ करते थे। अब आगे चलते हैं। आगे जो है ये भी पहली मर्तबा चाणक्य के काल में ही हुआ है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ विष कन्या। ब्यूटिफुल वुमेन वेर प्लांटेड फॉर हनी ट्रैप एंड देन पॉइजनिंग द एनिमी। ये भी होता था। तो ये भी विचित्र है, लेकिन था जरूर। और खास तौर पे उन्होंने ध्यान रखा इंटरनल चेक्स के ऊपर। हम बाहर से फिजिकल सिक्योरिटी तो कर लेते हैं, एक्सटर्नली इंफॉर्मेशन भी गैदर कर लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर घर के अंदर ही नहीं देखते हैं। तो देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी, हमेशा ये आशंका होता है कि करप्शन जो है वो भीतर ही हो सकता है। तो पॉलिटिकल करप्शन विद इन दी किंग्स मिनिस्ट्री ये संभव था। तो उसके लिए वो कहां से खबर निकालते थे? तो उन जनरल्स या मिनिस्टर्स, बड़े बड़े ओहदेदार, ये उनके घरों में खबरी जो है पोजिंग एज मेड सर्वेंट और एनी काइंड ऑफ दोज सर्वेंट्स यूज्ड टू बी प्लांटेड, और भीतर से खबर निकलवाते थे, ताकि यदि कोई आशंका हो राजा के विरुद्ध, कोई देशद्रोही एक्टिविटी हो या वो करप्शन में लिप्त है, तो उसे पकड़ा जा सके। यानी कि इंटरनल एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरफियरेंस या किसी भी तरीके का अड़चन अगर आता है, उसको पहली बार डिले किया जाए, उसके बाद प्रोएक्टिव एक्शन लिया जाए और उसको निर्मूल कर दिया जाए। जितने भी इंटेलिजेंस या विजिलेंस वाले जो नौकरी करते हैं,
उन्हें पता होगा एक टर्म है जो हमें बताया गया है, कॉन्वॉय एंड डिकॉय मेथड, यानी कि डबल एजेंट। ये किस तरीके से कि एक इन्फॉर्मर ने यदि आपको कोई खबर दिया है तो क्या वो सत्य है या वो बायस्ड है, किसी कारणवश उसने ऐसा कुछ खबर दे दिया जो कि गलत हो, तो उसके लिए भी ये वेरीफाई करते थे। यानी कि स्पाई मुखबिर के ऊपर भी मुखबिर लगाया जाता था, उससे भी वॉच किया जाता था। यानी कि 3 लेवल्स ऑफ वेरिफिकेशन यूज्ड टू बी डन ऑन वन सिंगल इंफॉर्मेशन। क्योंकि एक आदमी अगर झूठ बोलता है, दूसरा झूठ नहीं बोलेगा, तीसरा झूठ नहीं बोलेगा, या तो कहीं ना कहीं वो बात सच है, अगर सच नहीं है तो वो बाहर निकल आएगा। 3 levels of verification used to be done over the spies themselves। इसके अलावा उस समय में, उस काल में एनक्रिप्टेड मैसेज भी होते थे, जिसको क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता था। तो वो किस प्रकार होते थे? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एनिमल्स, इसके चित्र लिख करके बताया जाता था और इसको कोड की तरह यूज किया जाता था। और ये वही पढ़ पाते थे और वही समझ पाते थे जिनके लिए ये संदेश होता था। और ये खास तौर पे गाने और कविता के माध्यम से ही होता था। दे यूज टू बी इन द फॉर्म्स ऑफ सॉन्ग्स एंड पोइट्रीज। चाणक्य के मुताबिक हर घटना का, छोटा हो बड़ा हो, ये इसका खबर जो है राजा को होना अनिवार्य है। तो उनके मुताबिक प्रोएक्टिव एक्शन के लिए राजा को हर चीज का खबर होना चाहिए, और यही वजह था कि गुप्तचर का इस्तेमाल होता था और उन इंफॉर्मेशन का एनालिसिस भी होता था। और उससे क्या करते थे कि जो विजिबल आर्मी है, जो फिजिकल सिक्योरिटी है, उसको और ज्यादा इफेक्टिव और प्रोएक्टिव तरीके से एक्शन लेने में सहायता करता था। तो काफी सारे चीजों का इन्होंने इस्तेमाल किया है और कई तरीकों का इस्तेमाल किया है। अब ये हमें समझना चाहिए कि व्हाई वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ सो मनी एक्टिविटीज। इन्होंने एस्पायनेज का, इन्फॉर्मर्स का इस्तेमाल किया है, क्यों जरूरी था ये? फर्स्ट ऑफ ऑल पीस एंड हार्मनी, उसके बाद सॉवरेनिटी, उसके बाद पॉलिटिकल टेरिटरी को इंटैक्ट रखने के लिए फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्रेशन। और यदि एनिमी के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा, बाहरी देश के द्वारा यदि कोई गलत तरीके का एक्टिविटी हो या इंटेंट हो, उसको रोकथाम किया जा सके। खास तौर पे उन दिनों में रूमर्स जो है, अफवाहें, ये बहुत बड़ा काम करता था, आज भी होता है। तो ये जो है रूमर्स को रोकना, यानी कि पब्लिक के अंदर सेंटिमेंट क्या है, टू चेक द पल्स ऑफ द पीपल। देयर वेर एजेंट्स हु वेर विद इन द पीपल। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफवाहों से आतंक होता है, अफवाहों से लोग अपने धारणा बना लेते हैं और इससे विद्रोह भी होता है। तो इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी हो, इसको रोकना। अच्छा, इसके अलावा सबसे मुख्य कारण और भी बताया गया है, वो ये है कि कोई भी राज दरबार के मंत्री या आर्मी के जनरल, सेनापति हो या सेनापति के जो नीचे काम करते हैं, उनको, उनके ऊपर खास ध्यान दिया जाता था, क्योंकि वो राजा के सबसे नजदीक होते थे। उनकी इंटीग्रिटी इशू के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो इसकी भी जो पॉसिबिलिटी है कि यदि राजद्रोह हो और भीतर से ही हो जाए, तो बाहरी दुश्मन की आवश्यकता नहीं होती, वो काबू कर लेंगे। तो इन पे भी नजर रखा जाता था। इसके बाद करप्शन विद इन द किंगडम बाय द मिनिस्टर्स और द आर्मी जनरल्स, ये बहुत जरूरी है मॉनिटर करना। तो ये देखें कि शांति का ये करना, बनाए रखना। दूसरा सॉवरेनिटी, यानी कि हम जो है आधिपत्य जो है इस देश का बना के रखेंगे। किससे रखेंगे? एक्सटर्नल और इंटरनल आक्रमण से, आक्रमणकारियों से।
रूमर्स बता दिया मैंने। तो ये इस तरीके से ये काम करते थे। तो इतना कुछ जानने के बाद अब हमें समझ में आता है कि उस समय मौर्य वंश जो है ये किस तरीके से एक स्टेबल गवर्नमेंट दे पाया, इतना प्रॉस्परस हो पाया इकोनॉमिकली एंड जियोपॉलिटिकली। ये था इसके पीछे मुख्य कारण, जो कि इंटेलिजेंस विजिलेंस नेटवर्किंग जो है मुख्य कारण था, जो कि बाहरी तथा भीतरी कोई भी किस्म का ऐसा सोच जो कि देश को हानि पहुंचा सकता है, राजा को हानि पहुंचा सकता है, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के उसे काबू कर लिया जाए। तो ये था चाणक्य का नीति, व्यूज ऑन सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस एंड विजिलेंस। और आज ये बताना ज़रूरी है कि आज जो है जो कुछ भी हम इस्तेमाल में ला रहे हैं इस डिपार्टमेंट के जरिए, उसका काम एग्जैक्टली सेम आज भी होता है। और उसको जो है जियोपॉलिटिकली और ख़ास तौर पे मिलिट्री वॉरफेयर टैक्टिक्स, ये सब आज भी उसी तरीके से थोड़ा मॉडिफाई हो गया है। कारण यह है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ बदलाव भी होगा और वो बदलाव किया गया है। तो आज भी वेदर इट इज एनी फॉरेन एजेंसी, whether it is KGB or which is not there now, whether it is KGB or otherwise CIA or otherwise RAW or whoever. I cannot speak anything about these agencies because we are not supposed to speak this, and I will not speak also. But आज भी वही चीज़ हो रहा है जो पहले हुआ करता था और ये नीति वहीं से निकला है। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट, बड़े संक्षिप्त में मैंने इसको संग्रह किया है और आप लोगों को शायद समझ में भी आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो आपका सहयोग, आपका जो है सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड कमेंट मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा। आशा करता हूं कि मेरे हिंदी भाषा को समझने में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। हाँ, गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ क्रिटिकली कमेंट, और यदि कोई वैसा परामर्श या सलाह हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आशा करता हूँ कि सब्सक्रिप्शन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। नमस्कार।